हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों ने मुझे इतनी बार कहा इस टॉपिक के लिए कि सर महत्वपूर्ण वाद करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस करवा दीजिए या महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये सभी इसके नाम हैं। तो इनके लिए फिर मेरे को वीडियो लेके आनी पड़ी। मुझे लगा आप लोग पढ़ लोगे, इतना तो कर लोगे, पर कोई बात नहीं भाई, जब आप कह रहे हो तो ठीक है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को पढ़ेंगे। उसमें कोर्ट्स ने क्या बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये दो वीडियो बनेगा, एक आज और एक कल। तो आज एक वीडियो पहुंच जाएगी और बाकी का कल आपके पास पहुंच जाएगा सारा का सारा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे जो पहले हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं वो है मृत्युदंड से संबंधित मामले। आपको पता है कि आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत हत्या का अपराध है और धारा 302 में उसके दंड की चर्चा है। तो वहां पर क्या चीज लिखी हुई है कि हत्या के लिए दंड है या तो मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है। पर सामान्यतः क्या दिया जाता है, आजीवन कारावास ही दिया जाता है। तो मृत्युदंड किन परिस्थितियों में दिया जाता है उनकी चर्चा है, और उसके आधार पे यहाँ पे 2-3 केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कब मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो आप आजीवन कारावास से ही काम चला सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मृत्युदंड जो दिया जाता है वो विरल से विरलतम मामलों में दिया जाता है। विरल से विरलतम मामलों का मतलब है कि जहां पर हत्या जघन्य अपराध की कोटि में चली जाती है वहां पर मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि जब कहीं पर हत्या होती है तो उस क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। तो वहां पर अब जो व्यक्ति पीड़ित है, मतलब कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसके परिवार वालों को न्याय भी देना है और समाज के सामने एक स्टैंड भी क्लियर करना है कोर्ट को कि तुम कानून से बड़े नहीं हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको हम ये सजा दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है मृत्युदंड से संबंधित अपराधों का बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हत्या करने का ढंग अत्यंत विभत्स हो, विभत्स मतलब जिसको देख के मतलब आदमी कांप जाए, घृणा हो जाए, एकदम पागल हो जाए, इस तरह का हो, या पैशाचिक हो, पैशाच मतलब ये सब जघन्य अपराधों की श्रेणी में जा रहा है। बर्बर तरीके से किसी को मारा गया हो। अब देखो, दो बात है। अब एक लड़का है, वो गया, उसको मन में कोई बात थी, उसने अपने दुश्मन को जाके गोली मारी, छाती में मारी, सिर में मारी, कहीं भी मारी, गोली लगते हुए खत्म हो गया, तो वहां पे भी हत्या है। बट अब दूसरे वाले कोई दूसरा व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति ने क्या काम किया कि उसको किसी से बहुत गहरी घृणा थी और शत्रुता भी थी। तो उसने क्या काम किया, पहले मारी गोली मारने के बाद क्या काम किया, चाकू या तलवार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद क्या काम किया, उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया। तो हुई दोनों में हत्या। वो तो मर गया पहले ही जिसके टुकड़े हुए, पर ये श्रेणी जो चली गई, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में चली गई। समाज में भय का माहौल पैदा करना, ऐसा हो। देखो, आपने देखा होगा कभी भी अखबारों में कोई बड़ा केस आ जाता है कि एक जगह 5 आदमियों की हत्या हो जाती है, 10 आदमियों की हत्या हो जाती है, तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। तो इस तरह के जो अपराध, इस तरह का जो हत्या का ढंग है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हत्या का ढंग बहुत विभत्स है, पैशाचिक है, मतलब बहुत बुरी तरह से मारा गया है, या बर्बर है, तो उस मामले में बेधड़क क्या करना चाहिए, आजीवन कारावास नहीं, सीधे मृत्युदंड देना चाहिए। वहां पे कोई भी चांसेस नहीं है। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि मारने का तरीका क्या है कि घर में आग लगा दी, मारना है तो अपने दुश्मन को मारना है, या जो इंटेंशन है उसको मारना है। घर में आग लगा दी, घर में आग लगाने के बाद क्या काम किया, इस इच्छा से, इस उद्देश्य से आग लगा दी कि जिंदा ही जल भुन जाएगा, अंदर मर जाएगा, यानी कि वह तड़प तड़प के मरे, ये उसकी आशय था, ये उसका दुराशय था। तो ये विभत्सता की श्रेणी में चला जाएगा। दूसरा है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, ये दूसरा उसमें चला जाएगा श्रेणी में। तीसरा है यातना देकर मारना। क्या काम कर दिया कि पहले प्लास से वो खींचे, नाखून खींचे, बाल फाड़े, थोड़ा मतलब शरीर के अंगों को विदीर्ण कर दिया, कट मार दिया, या कई दिन तक खाना नहीं दिया और जानवरों के सामने डाल दिया। तो इस तरह से मारना, ये यातना देकर मारना है। या आपने देखा होगा कि
शत्रुता में होता है, या रंजिशन काम होता है कि लोगों में परिवार में ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई रहती है, या गांव में किसी अलग अलग परिवार में लड़ाई रहती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रंजिशन कहीं कहीं का सफाया कर देता है एक पक्ष दूसरे पक्ष का। जब एक आदमी 5, 7, 10 आदमियों को ख़त्म करके चला आया, तो ऐसे अगर कोई मामले हैं तो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे वहाँ पर आजीवन कारावास नहीं, वहाँ पर मृत्युदंड होना चाहिए, ये बात है। दूसरी बात है, दूसरा कोर्ट केस इंपॉर्टेंट है, महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य का मामला है। इसमें भी कोर्ट ने यही बात कही कि मृत्युदंड जो है वो विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी हत्या करके आया उसको मृत्युदंड दे दिया जाए, नहीं, उसको आजीवन कारावास आप दीजिए। अगर बहुत जघन्यता की श्रेणी में जा रहा है तो आप उसको मृत्युदंड दीजिए। और दूसरी बात है, जब आप मृत्युदंड देंगे, जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो उस मृत्युदंड के विशेष कारणों का उल्लेख करना होगा कि आपने यहां पर आजीवन कारावास क्यों नहीं दिया, मृत्युदंड क्यों दिया है, उसके कारणों को आपको बताना पड़ेगा। ये चीज यहां महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य के मामले में बात निकल गई। उसके बाद अगला केस है माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामला। देखो मामला सारा मतलब एक ही चीज आपको निकल के आएगी सब चीज में, पर कोर्ट क्या करता रहता है आपको पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय भी है। अभिलेखीय न्यायालय होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं, जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनको आधार मानकर ही लोअर कोर्ट्स भी अपना काम करती हैं, है ना, उन्हीं को आधार मानती है, बहुत प्रामाणिक माना जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाता है वो एक तरह का कानून ही होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि किसी मामले में आजीवन कारावास अनुपयुक्त लगता है, पहली बात तो यह है बच्चन सिंह में कि हत्या करने का ढंग ऐसा है तो आप दे दीजिए, और महेंद्र नाथ वाले मामले में कहा विरल से विरलतम मामले में, और मृत्युदंड है दे रहे तो विशेष कारणों से। माछी सिंह वाले में ये कहा कि जब जज साहब को ये लगने लगे कि यार इसने ये अपराध किया है पर इसके लिए आजीवन कारावास अनुपयुक्त है, कि कम है भाई इसके लिए आजीवन कारावास भी, तो जब आजीवन कारावास अनुपयुक्त लगने लगे तब आप मृत्युदंड दे सकते हैं। और साथ में अगर आपको लग रहा है कि अपराधी की स्थिति ऐसी है कि उसको मृत्युदंड से कम मिलना ही नहीं चाहिए, उसने ऐसा अपराध घटित कर दिया है, उसने ऐसी हत्या कर दी है, उसने ऐसा अपराध कर दिया है कि उसके खिलाफ कोई भी दया नहीं होनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास नहीं, उसकी अपराधी की स्थिति ऐसी है कि मृत्युदंड के अतिरिक्त उसको कुछ और दिया ही नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे मृत्युदंड उसको दिया जाएगा। तो मृत्युदंड से संबंधित 3 मामले हैं, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य, और माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है। उसके बाद गिरफ्तारी। देखो गिरफ्तारी करने का जो, देखो आप आईपीसी पढ़े हैं मेरे से, आईपीसी आपने पढ़ा है, आईपीसी में अपराध है, अपराधों की परिभाषा और उनके दंड हैं, जबकि वो दंड कैसे दिए जाएंगे, पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा वो सीआरपीसी में। तो गिरफ्तारी का जो जिक्र आता है वो अध्याय 5 में आता है सीआरपीसी के, तो वहां पे गिरफ्तारी के संबंध में मामले हैं। तो हम देखते हैं, पहला मामला है डीके बसु बनाम वेस्ट बंगाल, ठीक है, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला ये पूरा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस अधिकारी गया है उसका पदनाम स्पष्ट होना चाहिए और प्रकट होना चाहिए। यानी कि जो गिरफ्तारी करने गया है उस अधिकारी की रैंक एकदम क्लियर होनी चाहिए और उसका नाम एकदम क्लियर पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अंधेरे में चला गया, सिविल में चला, चल सिविल में भी चला जाए, पर क्या करे वो अपना पूरा पहचान पत्र दिखाए कि भाई मैं इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरा ये नाम है, तो वहाँ पर पूरी पहचान प्रकट करनी होगी। साथ में गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की जानकारी देनी होगी। किस अधिकार की जानकारी देनी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये बात रखी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी न किसी मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ठीक है, अलग अलग मामले हैं, मैंने सीआरपीसी में आपको सब पढ़ाया है, या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाएगी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, बट ये उस गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि उसको ये पता होना चाहिए कि भाई तेरे गिरफ्तार होने की जानकारी हमने साहब तक पहुंचा दी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और तीसरी बात है, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार ये भी है कि
उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और यह जानकारी या तो उसके मित्र के पास होनी चाहिए, या किसी संबंधी के पास होनी चाहिए, या किसी अन्य व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो गिरफ्तार व्यक्ति का जानकार है। यह गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है। तो DK बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य वाले मामले में ये बात आई। दूसरा केस है कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। यह हमने संविधान के अनुच्छेद 22 में भी इन चीजों को पढ़ा है, देखा है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात है, यदि 24 घंटे से अधिक की अवधि हो जाती है तो आप उस व्यक्ति का निरोध नहीं कर सकते, उसको बंद करके नहीं रख सकते, ये बात है। बट हमको क्या पता है कि यदि 24 घंटे के भीतर पेश करना जरूरी है, और सपोज करो कि आपके पास के जिले से आपने पास के जिले से किसी को उठाया, तो आप पेश कर सकते हैं 24 घंटे में। बट आपको पता है कि जो गिरफ्तारी का वारंट होता है उसका जो निष्पादन होता है, मतलब उसका जो काम है, गिरफ्तारी का काम है, तो वो संपूर्ण भारत में कहीं भी आप जाएंगे उसका निष्पादन कर सकते हैं। सपोज करो अपराधी अपराध करके उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु भाग गया और आप उसको अरेस्ट करने वहां गए और वहां से यहां तक लाएं बाई रोड, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 24 घंटे में पहुंच जाएं। तो अब क्या होगा यहां पर? तो अब इसके लिए प्रावधान है, विशेष प्रावधान है CRPC में ही, कि आप जरूरी नहीं कि इसी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास जाएं, पास में जो भी कोई सक्षम प्राधिकारी हो, जो भी कोई पास में कोर्ट हो मजिस्ट्रेट का, वहां पे उसकी मतलब मौजूदगी दिखा दें कि सर हमने ऐसे से गिरफ्तार किया है, वहीं पे उसका सब कामकाज हो जाएगा। बट अगर 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है तो आप निरोध नहीं रख सकते। और एक चीज और भी है, इन 24 घंटों में ट्रेवलिंग टाइम को नहीं जोड़ा जाता है, परिवहन के समय को इन चीजों में नहीं जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन का मामला था। उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गिरफ्तारी ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। मैंने गिरफ्तारी के बारे में आपको बताया था, गिरफ्तारी कौन कौन कर सकता है। तो पुलिस भी गिरफ्तारी कर सकती है, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तारी कर सकता है या करने के लिए कह सकता है। और कुछ दशाओं में, क्या कुछ दशाओं में, कौन सी दशा थी मैंने बताया था, यदि आपके सामने भी, सामान्य नागरिक के सामने भी कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? CRPC सेक्शन 2C क्या कह रहा है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन को चालू कर सकता है, उनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो यदि संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध करता है तो आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं। या कोई उद्घोषित अपराधी है, उद्घोषित अपराधी होने का मतलब क्या है? उद्घोषित अपराधी होने का मतलब है इनामी बदमाश। तो इनामी बदमाश अगर आपके सामने आ जाए तो भी आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन वाले मामले में कहा कि केवल पुलिस और मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है, कुछ दशाओं में अन्य व्यक्ति भी या प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें फिर वो वही बात रिपीट आई कि गिरफ्तारी अगर हो रही है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। और अगला मामला है रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचंद वाधवानी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि यदि कोई व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ है तो ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं कि उसकी दोबारा से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार गिरफ्तार हो गया फिर मतलब चल रहा है मामला और वो जमानत पे है, तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी को रोकने का प्रावधान कहीं भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं आगे और कुछ देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो केवल जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको और पढ़ने की इच्छा है तो तमाम बुक्स हैं, नेट से भी आप देख पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हत्या से संबंधित मामलों की। जो हत्या से संबंधित केसेस थे जिनके बारे में बात की गई, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का। तो बिरसा, ज़्यादातर मृत्युदंड और हत्या से संबंधित जो मामले हैं वो पंजाब राज्य से ही हैं, ना जाने क्यों पर हैं। तो बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जो सेक्शन 300 ऑफ IPC है वो क्या बात बोलता है? वो बात बोलता है हत्या की परिभाषा। तो
हत्या की परिभाषा के बारे में बात करता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि आईपीसी की जो धारा 300 है जिसमें हत्या का जिक्र है, उसके लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है कि जिनसे अगर वो तत्व उपस्थित होंगे तो हत्या की श्रेणी में चला जाएगा। पहली बात तो कि शारीरिक क्षति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शारीरिक क्षति होनी चाहिए, कोई चोट लगनी चाहिए, बॉडी में कोई चोट लगनी चाहिए। वो क्षति कैसी भी हो सकती है, गंभीर हो सकती है, हल्की फुल्की हो सकती है, और वो क्षति जो है वो दुर्घटनाजन्य ना हो, यानी कि कोई दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना के लिए क्या जरूरी है? दुर्घटना के लिए जरूरी है सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। दुर्घटना के लिए जरूरी है कि विधि विरुद्ध साधनों का यूज ना हुआ हो, आपराधिक आशय ना हो, विधिपूर्ण ढंग से हो और सम्यक सावधानी और सतर्कता से काम चल रहा हो। उसके बाद भी कोई आपराधिक कृत्य घटित हो जाता है तो अपराध नहीं, दुर्घटना माना जाएगा। तो पहली बात तो शारीरिक क्षति होनी चाहिए, हत्या के लिए तत्व हैं। दूसरी बात है वो क्षति दुर्घटनाजन्य ना हो, इंटेंशनली हो, आशय के साथ में हो, यानी कि उस क्षति को करने का आशय हो। ठीक है। और तीसरी बात है, और वो क्षति इस लेवल की हो, इस हद तक की हो कि वो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि गोली मारी, क्षति हुई, गोली, अब देखो गोली लग गई गलती से तो दुर्घटनाजन्य हो गया, मामला अलग हो जाएगा। पर गोली इंटेंशनली मारी तो ये हो गया, और वो गोली ऐसी जगह लग जानी चाहिए कि वो मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो, तो ये सब हत्या की श्रेणी में चला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में कहा। उसके बाद है सामान्य आशय से संबंधित मामले। सामान्य आशय आईपीसी 34 दी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, आपको देखने को मिल सकता है। सामान्य आशय से संबंधित मामलों में सबसे इंपोर्टेंट केस है वारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट। इसमें क्या बात है? सामान्य आशय में क्या होता है? सामान्य आशय मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन। क्या होता है? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या? कॉमन इंटेंशन कभी भी एक आदमी की तो हो नहीं सकती है। आपको पता है A + B + B + C है ना, AB + B + C, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, AB + BC। तो इसमें B है तो कम से कम 2 तो हुए ना, B कॉमन निकल जाएगा, A + C बच जाएगा। तो यहां पे देखो क्या है, B कॉमन निकला, यानी कि कम से कम 2 का होना जरूरी है। तो कॉमन इंटेंशन में कम से कम 2 का होना जरूरी है, और उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो इंटेंशन है वो मिलना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, तब वो सामान्य आशय है। और एक चीज है, मान लें कि 4 आदमियों का सामान्य आशय है, उन्होंने किसी की हत्या करने का प्लान बनाया, तो वारेंद्र कुमार घोष वाले मामले में ये बात कही कि 4 आदमियों ने हत्या करने का प्लान बनाया, उन्होंने क्या काम किया, 3 तो चले गए मारने, ठीक है, और एक ने क्या काम कर रखा है, एक ने गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी कर रखी है, तुम आओगे तुम्हें लेके चल पड़ूंगा मैं। तो अब यहां पे देखो वो जो बंदा वहां पे खड़ा है, अब उसने हत्या डायरेक्टली नहीं की, आपराधिक कृत्य में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर क्या वो बच जाएगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा वो बचेगा नहीं। जो केवल खड़ा है या वो वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह भी दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका सामान्य आशय था। उसके बाद महबूब शाह बनाम सम्राट के मामले में कोर्ट ने सामान्य आशय और समान आशय में अंतर को स्पष्ट किया। बोला कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर है। थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। सामान्य होता है कॉमन और समान होता है इक्वल। आपको क्या अंतर लगता है दोनों में? सामान्य होता है कि एक कॉमन बात होना दिमाग में, पर इक्वल बात होना ये कोई ठीक नहीं है। अगर आप सामान्य आशय की जगह समान आशय लिख दोगे तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनेगा। तो कोर्ट ने क्या बोला कि सामान्य आशय समान आशय से भिन्न है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया था सेक्शन 299 सदोष मानव वध या आपराधिक मानव वध, या इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड, और दूसरा 300 में हत्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेग बनाम गोविंदा का मामला था, आर वर्सेस गोविंदा के मामले में हत्या और सदोष मानव वध में या आपराधिक मानव वध में अंतर को स्पष्ट किया। मैंने आपको क्या बताया था? सदोष मानव वध में क्या होता है? अचानक से होता है, अचानक से गुस्सा आया, पहले से पता नहीं था, पर जब वो प्रहार कर रहा है तो मन में संभावना बनी हुई कि मर सकता है, तो सदोष मानव वध है। बट अगर पहले से पता था, पहले से प्री प्लान था, अचानक से कुछ नहीं था, और पता है कि हमला करूंगा तो मरेगा ही मरेगा, यदि मरेगा ही मरेगा और प्लान्ड है तरीका, तो हत्या है। बट अगर क्या है,
अचानक से गुस्सा आया, प्रहार किया, और प्रहार करते हुए दिमाग में है कि मरेगा, मर सकता है तो आपराधिक मानववध है, मरेगा ही मरेगा तो हत्या है। तो ये अंतर स्पष्ट किया और बोला कि इनके बीच में बहुत कॉमन सा एक अंतर है। रेग बनाम गोविंदा वाले मामले में क्या था, एक लड़का था, तो उसने क्या काम किया, उसको एकदम गुस्सा आ गया, उसने अपनी पत्नी को उठाया, अपनी पत्नी को उठा के दबा के धरती में मारा, उछाल के, ऐसे उछाल के, और उसके मुंह पे दे घूसे, तो वो मर गई। तो कोर्ट में जब गया मामला तो उसे हत्या का दोषी ठहराया गया कि हत्या करी है इसने। बट कोर्ट ने फिर इस मामले में कहा कि हत्या नहीं है, आपराधिक मानववध है। अब आप बोलोगे सर फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, क्यों नहीं पड़ता है? सेक्शन 300 हत्या है, उसका दंड 302 में है मृत्युदंड या आजीवन कारावास, जबकि सेक्शन 299 है, उसका दंड धारा 304 में है, वहां पे केवल आजीवन कारावास है। एक बाल के बराबर अंतर है समझने का। तो ये चीज है। उसके बाद आगे आरोप से संबंधित मामले, चार्ज से रिलेटेड मामला, तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आपको पता है सेक्शन 304 बी, 304 बी या 304 का दहेज मृत्यु। तो दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों का या तथ्यों के बारे में बताया कि कब कोई मृत्यु दहेज मृत्यु मानी जाएगी। ये कौन से मामले में कोर्ट ने क्लियर किया? तो शांति बनाम स्टेट के मामले में क्लियर किया। क्या बोला कि पहली शर्त क्या होनी चाहिए दहेज मृत्यु के मामले में, कि विवाहित स्त्री होनी चाहिए, शादीशुदा महिला होनी चाहिए। दूसरी बात है उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, सामान्य नहीं, बुखार आया मर गई, अब कहने लगे कि दहेज मृत्यु नहीं, दहेज मृत्यु नहीं मानी जाएगी। माना कि उस स्त्री से दहेज की मांग हो रही थी पर उसको नॉर्मली बुखार आया और वो मर गई, तो ये असामान्य परिस्थिति नहीं है। असामान्य परिस्थिति है या तो वह जलने से मर गई या वह अन्य कारण से मर गई, है ना, फांसी पे लटक गई या जहर हो गया, जहर खा लिया, बोल दिया जहर खा लिया, तो ये मामले हैं। जो संदिग्ध परिस्थितियों में मरे तो ठीक है। दूसरा, तीसरी बात है विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए भाई, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। अगर विवाह से 8वां वर्ष लग गया तो धारा 304 बी में नहीं लगेगा, फिर उसके बाद उस पर 2 धाराएं लगेंगी परिवार वालों पे। एक तो जरूरी होगा 302 लगेगी और आपकी लगेगी 498 ए, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करना। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया गया दहेज मृत्यु का, पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो, मृत्यु से पूर्व क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो और उस क्रूरता या उत्पीड़न का जो कारण हो वह दहेज की मांग हो, तो माना जाएगा कि यह दहेज मृत्यु है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस NEPC लिमिटेड, है ना, पावर एनर्जी प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली। आपको पता है 405 में आपराधिक न्यास भंग है। न्यास भंग होता है भरोसा तोड़ना, यानी कि आपने किसी को विश्वास के आधार पर कोई चीज प्रदान की और भाई तुम अभी रख लो अपने पास, जबकि उसने अपने पास रखने की बजाय क्या किया, उसको बेईमानी से अपने काम में ले लिया, अपने उपयोग के लिए ले लिया, तो ये आपराधिक न्यास भंग हो गया। तो सेक्शन 405 में आपराधिक न्यास भंग है और उसके तत्वों के बारे में जिक्र किया गया कि कब आपराधिक न्यास भंग माना जाएगा। तो सबसे पहले तो कोई ना कोई संपत्ति न्यस्त तो होनी चाहिए। संपत्ति कोई भी चीज, डॉक्यूमेंट हो, रुपया हो, पैसा हो, ब्लूप्रिंट हो, कुछ भी चीज हो, जमीन जायदाद कुछ भी हो, तो संपत्ति न्यस्त होनी चाहिए, संपत्ति दी जानी चाहिए, है ना। दूसरी बात है वह जो न्यस्त संपत्ति है जिसको दी गई है उसने बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लिया हो। दुर्विनियोग करना मैं अपने फायदे के लिए यूज कर लेना, अपने काम के लिए यूज कर लेना। और तीसरी बात है जब संपत्ति न्यस्त की गई थी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई शर्त रखी गई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इकरारनामा कुछ भी हुआ होगा, तो ऐसा कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका उल्लंघन किया गया हो तो माना जाएगा कि आपराधिक न्यासभंग हुआ है। और आखिरी आज का पढ़ रहे हैं हम, साजू बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, IPC 120B, उसमें बताया कि कब माना जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व बताए किसके, आपराधिक षड्यंत्र के। तो पहली बात तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, और वे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या वैध कार्य अवैध तरीकों से, मतलब या तो इलीगल काम करें
या लीगल काम इलीगल तरीके से करें, करने या करवाने के लिए सहमत हुए हों। पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सभी षड्यंत्रकारी, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, उन्हें एक दूसरे की मन की बातों का पता हो। और तीसरी बात है, में सभी दोषी माने जाएंगे, चाहे उनमें से किसी ने कोई कार्य किया हो या ना किया हो, तो माना जाएगा आपराधिक न्यासभंग हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं। कल के एक वीडियो में थोड़ी सी बड़ी करके खींच दूंगा उसको, और कल आपकी वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।